आपका 2a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से समझना है। n-2 टाइम्स d है। अब अगर ब्रैकेट को आप ओपन कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या कर रहे हो, आप सिंपल स्क्वायर कर रहे हो, हर कंसेक्यूटिव नंबर का आप क्या कर रहे हो, एक स्क्वायर कर रहे हो, राइट। तो अगर आपको इस सीरीज का या फिर सॉरी इस सीक्वेंस का कोई भी नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको एक यहाँ पे लिख दिया हमने। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस, फिर ए आर में से ये माइनस करोगे तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जो सारे टर्म माइनस हो जाएंगे, जब इनको माइनस करते हो साइन चेंज होता है ना, साइन चेंज होगा। तो अब देखो ए आर यहाँ पे प्लस -a2 प्लस a2, उसी तरीके से -a3 प्लस a3 आएगा, राइट। उसी तरीके से प्लस an-1। हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज वरुण वाजपेयी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक सीक्वेंसेस एंड सीरीज, जहां पे आज हम मेनली फोकस करेंगे दो सीक्वेंसेस के बारे में, एक होगा अरिथमेटिक, एक होगा ज्योमेट्रिक, राइट। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ दो प्रोग्रेशंस या बोल लो या फिर सीक्वेंसेस बोल लो, हालांकि अभी हम लोग आगे चल करके ये डिफरेंस देखेंगे कि सीक्वेंसेस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है, राइट। तो आज हम लोग मेनली दो टाइप्स के प्रोग्रेशन के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे। वो पहला होने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होने वाला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट उसका मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन पर्पस के लिखना पर्पस पे मैं आपको बता दूंगा, बट मेनली हमारा एपी और जीपी पे ही फोकस रहेगा, राइट। तो ये वीडियो बनाने का हमारा मेन पर्पस क्या है, ताकि आप जब क्लास 11th में जाओ, राइट, बिकॉज अभी तक आप लोगों ने क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ एपी के बारे में पढ़ा होता है, और एपी में भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने फॉर्मूला रट करके काम चलाया होता है, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, राइट, उन सब का विद डेरिवेशन प्रूफ के साथ उसका सारे डेरिवेशन करेंगे, और उसी डेरिवेशन जो हमारे पास डेरिवेशन के बाद जो हमारे पास रिजल्ट निकल करके आएगा, जो फॉर्मूलाज निकल करके आएंगे, उनके हेल्प से कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। और साथ ही साथ हम लोग इसी तरीके से जीपी भी करेंगे, ताकि जब आप क्लास 11th में ये टॉपिक पढ़ो तो आपको ना कोई अनरिलेटेड टॉपिक ना लगे, आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। उसका एक आपको फील दे दूंगा, एक आपको पूरा ना एक बेस डेवलप करके दे दूंगा, ताकि जब आप 11th में जाकर के पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंसेस एंड सीरीज होता क्या है, राइट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। Once we understand the difference in between the sequence and series, then we start the progression and then we continue the type of progression and then so on, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज से। बहुत ध्यान से हर एक बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं पहले सीक्वेंसेस, ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा हुआ है सीरीज, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ठीक है। अब ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज क्या होते हैं, राइट। सीक्वेंसेस एंड सीरीज की अगर मैं बात करूं तो क्या होते हैं, तो सीक्वेंसेस बेसिकली एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स को बोला जाता है, सीक्वेंसेस एक ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को बोला जाता है, राइट। सीक्वेंसेस एक ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को बोला जाता है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे पैटर्न से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक नंबर्स लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया 1, राइट, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद आपका 16, राइट, देन एक सेकेंड, 16 नहीं, देन उसके बाद 9, राइट, देन उसके बाद आपका 16, देन अब यहाँ पे मैं आपसे 5th टर्म पूछ रहा हूँ, राइट। मैंने यहाँ पे 4 नंबर्स लिखे और मैं आपसे यहाँ पे नेक्स्ट 5वां नंबर जो आएगा इस जगह पे वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और ये सारे नंबर से जो चारों नंबर्स है ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो पहले देखो, अगर हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है, ये अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस पैटर्न को फॉलो करके ये नंबर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार अगर हमने पैटर्न को पकड़ लिया, देन उसके बाद हम उसका नेक्स्ट नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं 1 की बात करूं तो क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप 4 को देखो तो 4 को अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब अगर आप सिमिलरली 9 को देखो तो ये 3 का स्क्वायर होता है और 16 जो है वो आपका 4 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मुझे फिफ्थ टर्म पे आपका नंबर पूछा जा रहा है तो वो क्या होगा, वो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास 25 निकल करके आएगी। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, ठीक है। अब इसको जरा समझना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करके आगे बढ़ते हैं। देखो ये यहाँ पे अब बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मान लो मैं जो पैटर्न ले रहा हूँ, लाइक 2 4 6 8, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे फिफ्थ टर्म की वैल्यू पूछ लूँ तो अब आपको फिर से आपको यहाँ पे एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे फिर से आपको पैटर्न, और पैटर्न कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है जो हमारे पास नंबर्स हैं वो हमें लग प्रीवियस टर्म से ऐड करके मिल रहे हो, सब्सट्रैक्ट करके मिल रहे हो, डिवाइड करके मिल रहे हो, राइट। हो सकता है मल्टीप्लिकेशन करके मिल रहे हो सकता है स्क्वायर हो रहा हो, स्क्वायर रूट हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई सेट ऑफ स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, राइट। कोई सेट ऑफ स्पेसिफिक पैटर्न नहीं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हमें यहाँ पे केयरफुली पैटर्न को एक बार रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, देन उसी पैटर्न को फॉलो करके हम जो भी हमारा अननोन नंबर होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो नेक्स्ट टर्म को पाने के लिए हम यहाँ पे प्रीवियस टर्म में +2 कर रहे हैं, और यही चीज हम हर नंबर में कर रहे हैं ताकि हमें नेक्स्ट अपकमिंग नंबर मिल जाए। तो अगर हमें यहाँ फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है तो मैं प्रीवियस टर्म में +2 ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे 10 मिल जाएगा। यही हमारा आंसर है। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस में आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सीक्वेंस आखिर होता क्या है, मैंने आपको एक डेफिनेशन से आपको समझा दिया। अब अगर सीरीज की बात करें, सीरीज क्या होता है, सीरीज इज नथिंग बट अगर हम सीक्वेंसेस में जितने भी सेट ऑफ नंबर्स हैं अगर उन सबका समेशन कर दें, उसी को क्या बोला जाता है, सीरीज बोला जाता है, राइट। यहाँ पे अगर हम बोल दें सम ऑफ सीक्वेंसेस, राइट, सम ऑफ सीक्वेंसेस को क्या बोला जाता है, राइट, सम ऑफ सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, हम सीरीज बोल देते हैं, ठीक है। ये बात आई होप समझ में आ रही होगी। अब देखो, अब अगर सीक्वेंसेस और सीरीज आपको पता चल गया है कि ये है क्या, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, देन उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं प्रोग्रेशन के ऊपर। किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे प्रोग्रेशन के ऊपर, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से समझो, राइट। अब मैं प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं प्रोग्रेशन की बात करूं तो प्रोग्रेशन, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो प्रोग्रेशन एक स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स को बोला जाता है, राइट। प्रोग्रेशन एक स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स को बोला जाता है, बहुत ध्यान से समझना। प्रोग्रेशन अपन एक स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स को बोलते हैं, राइट। स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स कौन से होते हैं, स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हैं, जो कि एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, एक स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स को बोलते हैं जो कि एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हैं, राइट। अब देखो, अब यहां पे अगर मैंने वर्ड यूज किया है डेफिनेट रूल, डेफिनेट रूल यानी कि यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक रूल्स की ही बात करेंगे, राइट, जो कि जिनको हम प्रोग्रेशन में कंसीडर करेंगे, राइट। हर टाइप का पैटर्न, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कोई भी पैटर्न नंबर अगर फॉलो करेंगे उनको अपन सीक्वेंस बोलेंगे, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर टाइप का पैटर्न हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, नहीं। यहाँ पे कुछ डेफिनेट रूल्स ही हैं जिनको हम लोग अलाउ करते हैं, राइट। और अगर कोई पैटर्न, राइट, कोई सेट ऑफ नंबर्स ये डेफिनेट रूल्स अगर आप ये फॉलो करते हैं तो इनको अपन क्या बोल देते हैं, प्रोग्रेशन बोल देते हैं, राइट। अब देखो, यहाँ से एक और चीज अपन कंक्लूड कर सकते हैं, और वो चीज क्या है उसको बहुत ध्यान से जरा समझिएगा, ठीक है। वो चीज मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि जितने भी प्रोग्रेशंस होते हैं, जितने भी प्रोग्रेशंस होते हैं हमारे पास, जितने भी प्रोग्रेशंस होते हैं हमारे पास, राइट, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, राइट। जितने भी प्रोग्रेशंस होते हैं हमारे पास उनको अपन सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, प्रोग्रेशन को अपन सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस को अपन प्रोग्रेशन भी बोले, बट जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस को भी अपन प्रोग्रेशन बोले, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता रखा है, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से
कौन कौन से बेसिकली प्रोग्रेशन है जो एक डेफिनेट मतलब कौन कौन से बेसिकली रूल्स हैं राइट जो कि प्रोग्रेशन के अंदर आते हैं। तो देखो उसके लिए उसको डिफाइन करने के लिए मैं एक नई स्लाइड लूंगा राइट, और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ टाइप ऑफ प्रोग्रेशंस। अरे टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस। अब देखो जो सबसे पहला है, जो सबसे पहला रूल है राइट, बहुत ध्यान से समझना मैं इसमें क्या बोलने जा रहा हूं। ऐसे सेट ऑफ नंबर्स, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स राइट जहां पे हमें नेक्स्ट टर्म राइट एक कांस्टेंट टर्म को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके मिल रहा हो राइट, कांस्टेंट टर्म को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके मिल रहा हो, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को राइट हम लोग क्या बोल देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना। ऐसे सेट ऑफ नंबर जहां पे हमें एक कांस्टेंट टर्म को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके कोई एक नया नंबर मिल रहा हो या नेक्स्ट टर्म मिल रहा हो, तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को अपन क्या बोल देते हैं, अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं 5, 8, 11, 14 एंड देन सो ऑन, तो ये तो एग्जाम्पल हो गया हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इस टाइप के सेट ऑफ सीक्वेंस को क्या नाम दिया जाता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। अब इसी की तरह राइट अब एक दूसरा एक सीक्वेंस है राइट, दूसरा एक प्रोग्रेशन है। तो अगर हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर्स हैं राइट, इसको अगर हमारे पास, अब बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ ऐसे सेट ऑफ नंबर्स हैं राइट, अगर हमारे पास कुछ ऐसे सेट ऑफ नंबर्स हैं राइट जिनका रेशियो कांस्टेंट है, जो कि एक कांस्टेंट रेशियो शो कर रहे हो, जो कि एक कांस्टेंट रेशियो शो कर रहे हो, ऐसे नंबर्स को अपन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं राइट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिए, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड देन सो ऑन। अब यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो का क्या मतलब है, अगर आप 2 से 4 को डिवाइड करते हो आपको क्या मिलेगा 2, 4 से 8 को डिवाइड करते हो आपको क्या मिलेगा 2, 8 से 16 को डिवाइड करते हो आपको क्या मिलेगा 2, 16 से 32 को डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 2, 32 से 64 को डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 2 मिलेगा राइट। तो ऐसे सेट ऑफ सीक्वेंस को क्या बोल देते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। इन शॉर्ट अपन इसको क्या बोल देते हैं, जीपी भी बोलते हैं, करेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में अपन जीपी और ये पहला क्या है एपी, इन दोनों पे ही हम मेन फोकस करेंगे, ठीक है। लास्ट में हम एक और प्रोग्रेशन के ऊपर बात करते हैं राइट, जो कि है ऐसे सेट ऑफ नंबर्स, या फिर इसको ऐसे ही बोल देते हैं राइट, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जो कि एपी का रिवर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे 5, 8, 11, 14 लिखा है और हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर लिखा हुआ है 1/5, 1/8, 1/11, 1/14 एंड देन सो ऑन। तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को अपन क्या बोल देते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं राइट। तो आपको कोई भी अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोले क्या होता है, तो बेसिकली ये अर्थमेटिक टर्म्स का क्या होता है, आपका रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है राइट। आपका उसको क्या बोल देते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब हम लोग स्पेसिफिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिरकार होता क्या है, ठीक है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इन डिटेल समझने का वक्त आ चुका है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब देखो अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं, तो जैसे कि मैंने बताया ये ऐसे सेट ऑफ नंबर्स हैं जहां पे हमें एक कांस्टेंट टर्म ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट होता हुआ दिखता है राइट। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं,
अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ, यहाँ पे मैं कुछ और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो जैसे कि हम लोगों ने क्या लिया था, 5, 8, 11, राइट, 14 एंड देन सो ऑन। उसी तरीके से राइट यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर्स एक ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर्स आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। बट उसी जगह पे अगर मैं कोई दूसरा सेट ऑफ नंबर्स लूँ, जैसे यहाँ पे ले रहा हूँ 10, 5, 0, -5, राइट एंड देन सो ऑन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कांस्टेंट सेट ऑफ नंबर से क्या हो रहा है, एक जो आपका नंबर्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो इसको अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नंबर्स का जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, राइट। अब इसी की जगह पे एक हमारे पास कॉन्स्टेंट एपी भी होता है जिसको अपन बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ही टर्म पर्टिकुलरली इंक्रीज हो रहा है, राइट, सॉरी रिपीट हो रहा है, राइट, तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे, इसको भी अपन एपी ही कंसिडर करेंगे। बिकॉज अगर आप यहाँ पे भी किसी भी दो टर्म का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वो क्या आएगा, 0, और 0 क्या है, कांस्टेंट है बेसिकली, राइट। अब इसका अगर मैं आपको जनरल फॉर्म से समझाऊं, इसी को अगर मैं आपको एक जनरल फॉर्म से समझाऊं तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, राइट। देखो अगर मैं यहाँ पे कोई एक फर्स्ट टर्म को ए कंसिडर कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म को अगर मैंने ए कंसिडर किया है, राइट, और दूसरे टर्म में क्या किया है मैंने, जैसे मैंने बताया कि दूसरे टर्म को अचीव करने के लिए मैं प्रीवियस वाले टर्म में, राइट, मैं कांस्टेंट टर्म को ऐड करूंगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं मान लो एक कांस्टेंट नंबर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, उसको मैंने डी बोला हुआ है, राइट। अब जब थर्ड टर्म की बात आएगी तो वहाँ पे क्या करूंगा, मैं अगेन सेकेंड टर्म में एक और डी ऐड कर दूंगा, तो वो डी प्लस डी क्या बन जाएगा, आपका 2d बन जाएगा। उसी तरीके से आप आगे चलते चले जाओगे, करेक्ट है, उसी टर्म्स में आप आगे चलते चले जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म, और ये क्या है सेकेंड टर्म, करेक्ट है। उसी तरीके से ये क्या है थर्ड टर्म, राइट, ये क्या है आपका थर्ड टर्म, राइट। अब यहाँ पे ऐसे आके आता जाएगा फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, राइट, सिक्स टर्म। तो यहाँ पे जब आप चलते चले जाओगे आगे जा करके कहीं आपको लास्ट में ना कहीं बहुत दूर जा करके आपको एक nth टर्म भी मिलेगा, राइट, आपको एक nth टर्म भी मिलेगा। अब अगर मैं इस nth टर्म की वैल्यू आपसे पूछूं तो nth टर्म की वैल्यू आप किस तरीके से इस पैटर्न को देख करके आप बता पाओगे। देखो, तो अगर आप यहाँ पे हर टर्म को प्रॉपरली आप एनालाइज करो तो आपको ये पता चलेगा कि जो भी हमारा नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी हमारा नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, उसमें से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो उतने ही नंबर ऑफ डी मुझे फर्स्ट टर्म में ऐड करने होंगे, राइट। अगर मैं थर्ड टर्म की बात कर रहा हूँ, राइट, तो थर्ड टर्म में से यानी कि 3 में से मैं अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 2। तो 2 नंबर ऑफ डीज मुझे क्या करने हैं, मुझे फर्स्ट टर्म में ऐड करने हैं। उसी तरीके से अगर मैं nth टर्म की बात करूंगा, अगर मैं nth टर्म की बात करूंगा तो मुझे a में कितने नंबर ऑफ डीज ऐड करने पड़ेंगे, n में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, राइट, और उतने ही नंबर ऑफ डीज मुझे यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड करने पड़ेंगे, करेक्ट है, फर्स्ट टर्म में। अच्छा, ये हो गया nth टर्म। जस्ट एक टर्म पहले क्या आएगा, nth टर्म से एक टर्म अगर मैं पहले वाले की बात करूं, राइट, तो वो उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन कुछ n, अगर ये nth टर्म है तो उससे एक पहला कुछ n-1 टर्म हो जाएगा, ये सुनो, करेक्ट है। अब मैं इस टर्म पे क्या वैल्यू आएगी वो मुझे अगर फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करूंगा, तो अगेन n-1 तो एक टर्म है ना, टर्म है। अब अगर मुझे यहाँ पे ये पता करना है कितने नंबर ऑफ डीज से डीज का मैं एडिशन करूंगा ए में, वो कैसे पता करोगे, तो n-1 तो टर्म है, उसमें से अगेन मैं एक और 1 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा n-2। इतने ही नंबर ऑफ डीज मुझे क्या करने हैं, ऐड करने हैं आपका ए में, करेक्ट है। ये चीज समझ में आ रही है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, है ना, आ रही होगी ये चीज समझ में। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसको अपन क्या बोल देते हैं ए। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो भी हमारा दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है डियर, वो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, वो आपको यहाँ पे डी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं तो वो कितने n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स है।
और उस nth टर्म, जैसे यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग 1 2 3 ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। ए फर्स्ट को जनरली A1, कहीं कहीं पे T1 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। इसको A2, इसको A3, राइट। इसको रिप्रेजेंट कर देंगे AN-1 से और इसको AN से, राइट। तो अगर आपसे कोई nth टर्म की वैल्यू पूछ ले तो आप किस तरीके से बताओगे, AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 टाइम्स D, आप इस तरीके से उसको बताओगे। ये बात आई होप समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जो अभी हो सकता है अभी तक आप लोगों ने इसको रट लिया हो, राइट। क्लास 10th में कोई इतने प्रॉब्लम भी नहीं होती, राइट। बट आई होप अब आपको एक लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आता है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं आता है तो आई होप यहाँ पे मैं आपको समझाने की जो मेरी कोशिश है, हो सकता है मैं उसमें कुछ 70-80% में सक्सेस मिली होगी या फिर मैं समझा पाया हूँ, राइट। तो अगर आपको नहीं भी सब कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई मैंने आई डोंट थिंक सो मैंने कोई ऐसे बहुत बड़ी चीज़ बता दी जो आपको समझ में नहीं आएगी। मैंने कुछ वही चीज़ें बताई जो आप क्लास 10th में अभी तक पढ़ के आए होते हो, राइट। और अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो इसका मतलब है कि आपने क्लास 10th में वो चीज़ें नहीं पढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्लास 10th लेवल की हैं, राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि ना हम लोग कुछ बहुत इतना लिखना फाउंडेशन सीरीज नाम सुन के, राइट। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं जो आप लोगों ने क्लास 10th में नहीं पढ़े। तो ये सब सोच के घबराना नहीं है, राइट। क्योंकि हम लोग ना क्या करते हैं, चीज़ों को करने से पहले हम अपनी एक प्री मेंटालिटी सेट कर लेते हैं कि अरे ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, ये मुझे कहाँ समझ में आएगी, ये हम लोग बाकी आगे जा करके जब 11th स्टार्ट होगा तभी देखेंगे, अभी कौन कौन इतना स्ट्रेस ले फर्जी का, है ना। तो इस टाइप से चीज़ों को नहीं सोचना है, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आगे भी बहुत इसी बेसिक तरीके से मैं आगे हर एक चीज़ का विद प्रूफ विद लॉजिक आपको हर चीज़ का आंसर करने वाला हूँ। तो पेशेंटली हर एक चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसी पे बिहाफ एक क्वेश्चन देखते हैं, राइट। एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो अगर हमारे पास एक सीरीज है, जैसे कि हाँ एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ था ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे 5 8 11 14 एंड देन सो ऑन। अब प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में फ़र्क है। देखो अगर सीक्वेंस है ना, तो सीक्वेंस बेसिकली जब हमें गिवन होता है, राइट, जब हमें सीक्वेंस गिवन होता है, जैसे कि इस केस में ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पे राइट एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस का ध्यान से समझना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, आपको क्या है, एक सीक्वेंस आपने पता किया है, क्या है कि यहाँ पे हर कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या कर रहे हो आप, सिंपल स्क्वायर कर रहे हो। हर कंसेक्यूटिव नंबर का आप क्या कर रहे हो, एक स्क्वायर कर रहे हो, राइट। तो अगर आपको इस सीरीज का या फिर सॉरी इस सीक्वेंस का कोई भी नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको एक जनरल टर्म फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप इससे एक जनरल टर्म इन द सेंस किस पैटर्न में ये नंबर आगे बढ़ रहे हैं, किस पैटर्न में ये नंबर आगे बढ़ रहे हैं, उसकी हेल्प से आप आगे आने वाले किसी भी टर्म पे जो वैल्यू है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लोगों ने एपी के टर्म में, एपी के केस में हम लोगों ने जो जनरल फॉर्मूला आइडेंटिफाई किया है वो कुछ ये है, राइट। तो अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन एपी से आता है तो हमें पता है कि उसका जो जनरल रूल है वो कुछ ये होगा कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, राइट। यानी कि सारे के सारे आपके जो प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें जो भी क्वेश्चंस है वो इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो इस रूल की हेल्प से हम आगे आने वाले किसी भी टर्म पे, राइट, आगे आने वाले कितना भी ज़्यादा कितना भी दूर हो वो टर्म, राइट, उस टर्म पे जो वैल्यू होगी वो इजीली इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मान लो अगर ये फार्मूला हमारे पास ना होता तो आप सोच सकते हो क्या कि अगर मैं ये सीरीज जा रही होती और मैं यहाँ पे आपसे कोई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे 20 टर्म्स पूछ लेता कि A20 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करते, आप इसी को कंटिन्यू अपना आप इसी पैटर्न में आगे बढ़ते, जब आपको 20 टर्म मिलता तब आप जाकर के आंसर दे पाते। बट अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इजीली यहाँ पे जो वैल्यूज है उनको पुटअप करेंगे और हमें डायरेक्टली A20 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब इसको कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ए क्या होता था हमारे पास, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होता था, ये हमारा क्या होता था, फर्स्ट टर्म होता था। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना गिवन है, 5 गिवन है, तो यहाँ पे 5 लिख दो। अब डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डी कैसे निकाला जाता है, डी अपन क्या किस तरीके से निकालते हैं, ये हमारा A2 है, ये A1 है, तो अपन A2 माइनस A1 कर देते हैं। और ध्यान से समझना किसी भी एपी में, राइट, A2 माइनस A1 जो होगा वो A3 माइनस A2 के बराबर होगा, यानी किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 निकालो चाहे A3 माइनस A2 निकालो, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 ही निकल करके आएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे A निकाल लिया, राइट, हम लोगों ने D निकाल लिया, राइट। अब हमको इस n यानी कि A20 की वैल्यू निकालने के लिए n की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। n क्या होता था,
एन क्या रिप्रेजेंट करता था, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता था, राइट, नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता था। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, हमें तो बेसिकली ये तो इन्फानाइट है ना, आगे बढ़ती जा रही, इसका कोई एंड तो है नहीं, बट हमें क्या निकालना है 20 टर्म। तो मेरे लिए ये A20 जो है इस सीक्वेंस का, इस प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू कितनी कंसीडर करके चलेंगे, 20 कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है, n की वैल्यू हम यहाँ पे 20 कंसीडर करके चलेंगे। अब अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज को पुटअप करेंगे, यानी कि A20 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, प्लस ऑफ n की वैल्यू यहाँ पे 20 है, माइनस ऑफ 1 टाइम्स d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब अगर आप मान लो a और d की वैल्यू ना रखते, राइट, तो अगर आपसे कोई A20 का आप डायरेक्टली आप इक्वेशन भी फ्रेम कर सकते हो, जैसे a प्लस 20 माइनस 1 टाइम्स d, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 19 d, राइट। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि अगर आपसे कोई भी टर्म पूछा गया हो, राइट, कोई भी टर्म पूछा गया हो, अगर इनफैक्ट अगर मैं आपसे A99 टर्म भी पूछ लूँ तो आप उसका ये इक्वेशन जनरली बना सकते हो कि a प्लस 98d। आपको पता है कि जो भी हमारे पास टर्म दिया होगा उससे a को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, उतने ही नंबर ऑफ d को हम लोग a पे फर्स्ट टर्म से ऐड करेंगे। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब हम लोग प्रूव कर रहे थे तब हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया था। अब उसी टर्म से अगर हम लोग इसको देखें तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 19 टाइम 3, राइट, ये हो जाएगा 5 प्लस 19 टाइम्स 3, राइट। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है और हमारे पास A20 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 19 टाइम्स 3 कितना होता है, 19 टाइम्स 3 आपका 57 होता है, राइट। तो 57 प्लस 5 आप करोगे, 5 प्लस और 57 जब आप करोगे, राइट, तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल करके आएगा वो 62 निकल करके आ जाएगा। यानी कि A20 की जो आपने वैल्यू निकाली है वो कितनी निकल करके आ गई है, 62 निकल करके आ गई है। इतनी बात आई होप समझ में आ रही होगी, है ना। अब अगर ये चीज़ समझ में आ गई है, राइट, अब इसी के बिहाफ पे एक और क्वेश्चन है, राइट, एक और क्वेश्चन है, वो भी आप देख लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका इफ mth टर्म, इफ mth टर्म, अगर AP का जो mth टर्म है वो आपका n के बराबर है, राइट, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है क्लास 10th का, nth टर्म जो है, राइट, वो आपका m के बराबर है, तो आपसे m प्लस nth टर्म पूछा गया है, m प्लस nth टर्म पूछा गया है। अब इसको कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं गिवन है आपको, बट आपको अगर लॉजिक क्लियर है तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो पहले मैं इसको समझाऊंगा आपको, ठीक है, कि कैसे हम लोग लिखना m प्लस nth टर्म फाइंड करेंगे। अब एक बार हम लोग इसका लिखना सब्जेक्टिव अप्रोच एक बार देख लेंगे, देन उसके बाद मैं आपको ना एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, राइट, एक आपको इसका पैटर्न भी बताऊंगा, ताकि अगर आपको नेक्स्ट टाइम कुछ इस तरीके का पैटर्न ऑब्जर्व होता है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे mth टर्म जो है वो n के बराबर गिवन है, राइट। तो mth टर्म जैसे कि 20th टर्म, राइट, मान लो 20th टर्म की वैल्यू कुछ गिवन होती, राइट, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने A20th टर्म की जो वैल्यू निकाली है वो 62 निकाली है, करेक्ट है। अब मान लो हमारे पास AP ना गिवन होकर खाली इतना ही गिवन होता, AP ना गिवन होती, हमारे पास ये चीज़ ही गिवन होती, तो हम इस चीज़ से क्या प्रेडिक्ट कर सकते थे, हम यहाँ से एक इक्वेशन फ्रेम कर सकते थे कि A प्लस 19D बराबर फॉर श्योर 62 के होगा, इतना हम बता सकते थे, करेक्ट है ना। अब इसके बाद हम तभी प्रोसीड कर पाएंगे जब हमें A और D की वैल्यू गिवन होगी, है ना। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर हमें mth टर्म जो है वो n के बराबर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या ये लिख सकते हैं कि am बराबर जो है वो n के है ना, am जो है वो n के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d बराबर में n, इतना हम लोग लिख सकते हैं क्या, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर आपने इस तरीके से ये लिख दिया है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम सेकंड कंडीशन को देखें जहाँ पे nth टर्म जो है वो m के बराबर गिवन है, तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d बराबर में m, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो अब होता क्या है, जैसे मान लो A20 टर्म आपको 62 दिया हुआ है, राइट, और मान लो आपको
एक और टर्म यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। जैसे ए 20 टर्म हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, ए 10th टर्म अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा आपका ए प्लस 9d। ए की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है 5, राइट। 9 टाइम्स डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 27 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा 32, राइट। 5th टर्म यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, अच्छा 10th टर्म है, हाँ। तो यहाँ पे 10th टर्म कितना हो जाएगा आपका 32 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मान लो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन भी ले रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से था, राइट। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि हमें एपी ना दे करके हमको ए 20th टर्म दिया हुआ है 62 और ए 10th टर्म जो दिया है वो हमें 32 के बराबर दिया हुआ है। अब अगर ए 10 हमको 32 के बराबर दिया हुआ है तो हम यहाँ से एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं कि ए प्लस 9d बराबर फॉर श्योर 32 के बराबर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड करो एपी, मतलब यहाँ से आप एपी को फाइंड आउट करो, राइट। आपको यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, पहली ये इंफॉर्मेशन और दूसरी ये, इन दोनों की हेल्प से आपको एपी फाइंड करनी है। एपी फाइंड करने के लिए एपी आपकी कैसे फाइंड होती थी, आपकी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, इस तरीके से फॉर्म होती थी। तो उसके लिए आपको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको एक तो ए की वैल्यू निकालनी है, दूसरी आपको डी की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट है। आपको अगर ए और डी की वैल्यू मिल जाती है तो आप इजीली एपी को फाइंड आउट कर लोगे। तो अब हमारे पास ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो क्या गिवन है, दो इक्वेशंस गिवन है। एक इक्वेशन तो हमें गिवन है, एक इक्वेशन तो हमको गिवन है ए प्लस 19d, क्या गिवन है ए प्लस 19d बराबर में 62। दूसरी इक्वेशन गिवन है ए प्लस 9d बराबर में 32, करेक्ट है। अब हम लोग इसमें से, राइट, दो इक्वेशन है, दो अननोन हमें फाइंड करने, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब मान लो इसको एलिमिनेशन मेथड से अगर मैं सॉल्व करूं, राइट, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 10d, राइट। और यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास 62 माइनस 32 कितना हो जाएगा आपका 30, यानी कि डी की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है 3, डी की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है 3, ठीक है। अब अगर डी की वैल्यू मिल गई है, अब आप क्या करो, अब इसको चाहे क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पुटअप कर दो, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में पुटअप कर दो। तो मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पुटअप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस 9 टाइम्स 3 बराबर में 32, ठीक है। अब यहाँ पे ए प्लस 9 3 का कितना हो जाएगा 27 बराबर में 32, राइट। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 माइनस ऑफ 27, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, राइट। अब यहाँ पे हमें ए की वैल्यू 5 मिल गई, डी की वैल्यू 3 मिल गई, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि एपी अब हमारी इस तरीके से कुछ हो जाएगी। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पहले ए को लिखा, फिर ए प्लस डी को लिखा, यानी कि 5 प्लस 3 8 हो गया, फिर हमने ए प्लस 2d लिखा जो कि 11, फिर अगेन ए प्लस 3d, इस तरीके से निकल के आ गया, ठीक है। वही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे भी रिपीट करना है। फर्क क्या है उन दोनों में, उसमें फर्क क्या है, यहाँ पे हमारे पास चीज़ें अननोन है, यहाँ पे हमारे पास चीज़ें अननोन है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक पैटर्न ये दिया है कि mth टर्म n के बराबर है, nth टर्म m के बराबर है, राइट। तो इसका हम लोग अब इसको सेपरेटली हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, बिकॉज मेरे पास जगह नहीं तो मैं इसको रब कर दूंगा, ठीक है। अब इसको एक बार ज़रा सॉल्व करते हैं, ठीक है, सेपरेटली। अब इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें m प्लस nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हो सकता है आपके माइंड में ये आए कि यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, इन दोनों को जोड़ देते हैं आ जाएगी वैल्यू। बट देखो ये m इस nth टर्म की वैल्यू है, ये n इस mth टर्म की वैल्यू है, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, हमें m प्लस nth टर्म फाइंड करना है। तो उसके लिए देखो, जैसे कि अगर हमें a nth टर्म फाइंड करना होता था तो उसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी होता था। अब उसी की जगह हमको a m प्लस nth टर्म फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप सिंपली n को m प्लस n से रिप्लेस करोगे, m को m प्लस n से रिप्लेस करोगे, किसको, n को m प्लस n से रिप्लेस करोगे। तो आपको बेसिकली कुछ इस टाइप का रिजल्ट फाइंड आउट करना है, राइट। आपको कुछ इस टाइप से आपको फाइंड आउट करना है, राइट। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस m प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी।
अब इसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड करोगे? इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए? हमें पता होना चाहिए ए की वैल्यू, राइट? हमको पता होना चाहिए डी की वैल्यू। अगर हमें ए और डी की वैल्यू पता होगी तो हम यहाँ पे सिंपली पुटअप करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ए और डी की वैल्यू निकाले कैसे? देखो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, राइट? इन दोनों की हेल्प से हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या करेंगे अपन? हमारे पास देखो दो इक्वेशंस हैं, वो क्या लिखा हुआ है? ए प्लस, राइट, यहाँ पे m-1 टाइम्स डी लिखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मैं ब्रैकेट ओपन करके md माइनस ऑफ डी बराबर में क्या लिखा है? n। और दूसरी इक्वेशन क्या लिखी? a प्लस एन डी माइनस ऑफ डी बराबर में m। इसको अगर इक्वेशन 1 माना था, इसको 2 माना था। अब अगर इन दोनों को अपन सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा। सब्सट्रैक्ट करते हैं, नीचे वाला साइन चेंज होता है। यहाँ पे a क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है ना? अब सॉरी, यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस था तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो माइनस डी प्लस डी, ये भी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास? एम डी, राइट, माइनस ऑफ एन डी बराबर में एन माइनस एम। क्या बचा? एन माइनस एम। ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे आप अगर d को कॉमन करो तो क्या मिलेगा आपको? m माइनस ऑफ n। क्या मिल रहा है? m माइनस ऑफ n। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? n माइनस m। यहाँ पे क्या लिखा है? n माइनस ऑफ m। अब अगर आप d की वैल्यू निकालते हो तो n माइनस m, राइट। अब यहाँ पे अगर आप माइनस को कॉमन कर लो, ऊपर ही अगर आप माइनस को कॉमन कर लो तो आप इसको भी m माइनस n लिख सकते हो, माइनस कॉमन करके। यहाँ पे क्या लिखा है? m माइनस n, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है? m माइनस n। तो ये m माइनस n, ये m माइनस n कैंसिल। d की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस ऑफ 1 मिल गई। d की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस ऑफ 1 मिल गई, ठीक है। सेम वही प्रोसेस हो रहा है ना? अब d की वैल्यू अगर हमें मिल गई है, अब इसको अपन या फिर या तो आप फर्स्ट में रखो या तो सेकंड में रखो, रख करके a की वैल्यू और निकाल लो। जैसे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, हम इसको इस इक्वेशन में लिख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे मैं यहीं पे थोड़ा सा हौच पौच कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे d की वैल्यू हमें -1 मिली है, तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन को पकड़ करके चलें तो ये हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस ऑफ डी बराबर में m था, है ना। d की वैल्यू -1 मिली, यानी कि a माइनस ऑफ n प्लस ऑफ 1 बराबर में m, यही होगा। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, मैंने d की वैल्यू क्या रखी? -1 रखी है, तो ये माइनस प्लस n क्या हो जाएगा? माइनस n, और माइनस डी क्या हो जाएगा? +1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब ये सारी वैल्यूज उस तरफ लेकर के जाओ तो ये क्या हो जाएगा? m प्लस एन माइनस ऑफ 1। ये हमें क्या मिल गई? a की वैल्यू मिल गई। अब a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें बस सिर्फ और सिर्फ ये सारी वैल्यूज को पुटअप करना है, ताकि हम क्या फाइंड आउट कर सकें? ताकि हम इस a m प्लस एन टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, है ना। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल वैल्यूज को पुटअप कर देना है, आंसर आ जाएगा, है ना। देखो करते हैं, चलो। a की वैल्यू अपन ने क्या फाइंड आउट की यार? a की वैल्यू क्या फाइंड आउट की हम लोगों ने? a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की है m प्लस एन माइनस 1। d की वैल्यू फाइंड आउट की है -1। पुटअप किस में करना है? हमें पुटअप a m प्लस nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए a प्लस m प्लस एन माइनस 1 टाइम्स d में पुटअप करना है, ठीक है। देखो a की जगह पे क्या रख देंगे? m प्लस एन माइनस 1, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस क्या लिखा है? m प्लस एन माइनस 1, फिर उसके बाद -1। अब जरा इसको ओपन कर लो, ब्रैकेट को ओपन कर लो, m प्लस एन माइनस 1, राइट। अब इसको जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहाँ पे -1 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -m हो जाएगा। -1 जब प्लस n से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी -n हो जाएगा। माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? आपका प्लस। तो देखो प्लस m माइनस m कैंसिल, प्लस n माइनस n कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, क्या आ रहा है हमारे पास? 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने a m प्लस nth टर्म को फाइंड कर लिया, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, जब कभी भी आप क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई 10th टर्म की वैल्यू 15 गिवन हो, और फॉर एग्जांपल अगर 15th टर्म की वैल्यू 10 गिवन हो, इस तरीके से अगर हमें चीज़ें गिवन हो और हमसे
ए 15th टर्म पूछ लिया हो, यानी कि एक सेकेंड 25th, ए 25th टर्म अगर हमसे पूछ लिया हो, राइट, यानी कि इन दोनों का समेशन अगर हमसे पूछ लिया हो तो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये चीज़ बस आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, मुझे लगा बताना चाहिए था तो मैंने इसको आपको बता दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका स्टार पॉइंट को आप इसको नोट करके रख सकते हो, ठीक है। अब अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, राइट, आपको एनएस टर्म का फॉर्मूला समझ में आ गया है, उसको अप्लाई करना समझ में आ गया है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपना सम ऑफ एनएस टर्म के ऊपर, राइट। सम ऑफ एन टर्म्स किसके ऊपर बढ़ रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर बढ़ रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। अब देखो, मैं आपको इसका पहले ही आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, जो हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। वो क्या है, यहाँ पे प्रूफ देखेंगे, एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। ये इसका फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले, राइट, हम लोगों ने जब एपी स्टार्ट किया था तो वहां पे मैंने आपको एक जनरल प्रोग्रेशन बताया था। वो किस तरीके से लिखा जाता है डियर, वो आपको लिखा जाता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा कॉमा ए प्लस 2d, राइट, सो ऑन। अब जो लास्ट टर्म आता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। इस तरीके से लिखा होता है ना। अब मान लो मुझे सीरीज, यहाँ पे भाई सम का मतलब क्या है, सीरीज, राइट। अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो मान लो कुछ मुझे एस एन मिलता है, एस एन के बराबर, राइट। अब मैं इसको सबको जोड़ता हूँ, ए प्लस डी, राइट, फिर उसके बाद, अरे, फिर उसके बाद प्लस में ए प्लस 2d, राइट, फिर अप टू कहाँ तक, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर इसी तरीके से मान लो इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 माना, अब मैं एक और तरीके से इसी सेम जो हमारे पास सीक्वेंस इसको जोड़ रहा हूँ। किस तरीके से, यहाँ पे मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में गया था, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ और उल्टा करके फिर से इसको जोड़ रहा हूँ। तो भाई उल्टा करके भी जोड़ोगे तो मिलेगा तो मुझे सेम ही सम, है ना। तो अब यहाँ पे जो लास्ट वाला टर्म है वो सेकेंड वाली सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से, है ना, प्लस अब यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। अब इसके बाद जो सेकंड टर्म आएगा वो क्या होगा, ये बताना। अभी देखो, जब हम लोग एपी जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ना सेकंड टर्म बताया, सेकंड लास्ट टर्म, जो कि क्या था, ए प्लस एन माइनस 2d, राइट। तो यहाँ पे वही तो होगा ना। अब अगर आप लास्ट सेकंड टर्म देख रहे हो, सेकंड टर्म आप देख रहे हो, तो वो क्या होगा भाई, लास्ट से पहले वाला ना, सेकंड लास्ट, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस 2 टाइम्स डी, राइट। फिर इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जा रहे थे और आपको यहाँ पे जो सेकेंड सीरीज में आपका जो लास्ट टर्म होगा फर्स्ट वाले का फर्स्ट टर्म होगा, यानी कि ए, करेक्ट है, इस तरीके से होगा। अब अगर आप इन दोनों को एडअप कर देते हो तो यहाँ पे एस एन प्लस एस एन मिल करके क्या बन जाएगा, 2 ऑफ एस एन। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब यहाँ पे है ए, यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1d, तो आप क्या करोगे, ए को ए से ऐड करोगे तो क्या मिला आपके पास, 2a, राइट। फिर उसके बाद अब तो कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सिंपल एन माइनस 1 टाइम्स डी। तो ये आ गया आपका एक टर्म, फर्स्ट टर्म ऐड अप करने पे। अब अगर आप यहाँ पे a प्लस डी और a प्लस एन माइनस 2d को आप ऐड करते हो तो आप किस तरीके से ऐड अप करोगे, a और a मिल करके क्या हो जाएगा आपका 2a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से समझना है। n माइनस 2 टाइम्स डी है। अब अगर ब्रैकेट को आप ओपन करोगे, राइट, तो यहाँ पे d पहले n से मल्टीप्लाई होगा, फिर d आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 से। तो यहाँ पे आपका -2 है, यहाँ पे आपका -2 टाइम्स d है, यहाँ पे आपका प्लस d है। तो प्लस d और -2d मिल करके क्या हो जाएगा भाई, प्लस d है और -2d है, प्लस d माइनस 2d मिल करके क्या बनाएंगे, -d। तो यहाँ पे क्या बचा था, nd और माइनस का nd, यहाँ पे क्या था आपका, प्लस ऑफ क्या था आपका यहाँ पे nd, है ना भाई, d इधर मल्टीप्लाई हुआ था nd, और इधर क्या बचा था आपका, प्लस d माइनस 2d करके क्या बचा था, माइनस का d। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से nd माइनस d बचा है, अब यहाँ से फिर से d कॉमन निकाल लोगे, क्या बचेगा, n माइनस 1d बचेगा। फिर से मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, n माइनस 1 टाइम्स d, ठीक है। अब उसी तरीके से जब आप यहाँ पे ऐड करते चले जाओगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। ये आपका लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब आप देख पा रहे होगे कि हर टर्म यहाँ पे सेम है,
हर टर्म आपका यहाँ पे क्या है, सेम है, 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी, लास्ट में भी 2a प्लस एन माइनस वन डी। अब ये कितनी बार ये इस तरीके से रिपीट हो रहा है, कितनी बार ये ऐड हो रहा है, n टाइम्स ये ऐड हो रहा है ना। तो मैं इसको क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स एस एन इक्वल्स टू n टाइम्स, अगर मैं इसको सिंगल टर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, 2a प्लस एन माइनस वन डी, n माइनस वन टाइम्स डी, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ क्या। अब अगर मुझे एस एन की वैल्यू निकालनी है तो n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इजी था, है ना, कोई टफ नहीं था, इजी था। हम लोगों ने क्या किया, सेम जो हम लोगों ने एपी में सीक्वेंस पढ़े थे उसको सीरीज में क्या किया, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ना, उसको ऐड अप करना होता है, ऐड अप किया। पहली बार हम लोगों ने नॉर्मली ऐड कर दिया, दूसरी बार रिवर्स करके ऐड किया, दोनों को जोड़ दिया, हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी का एक दूसरा फॉर्मेट है। अब अगर आप देखो, अगर आप 2a को a और a प्लस ए में स्प्लिट कर दो तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस एन माइनस वन डी, और a प्लस एन माइनस वन डी किसका फॉर्मूला था, ए एन का। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, कि एस एन जो है वो बराबर होता है एन बाई टू, राइट, 2n/2 a प्लस ए एन। भाई a को आपने ब्रेक कर दिया और a प्लस एन माइनस वन डी क्या बन गया, nth टर्म, राइट। और कहीं कहीं पे इसी को आपका लास्ट टर्म भी बोला जाता है। तो यहाँ पे a प्लस एल के टर्म्स में भी इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब अगर ये चीज़ समझ में आ गई है, अब नेक्स्ट हम देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट चीज़ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक मीन। अब ये अरिथमेटिक मीन क्या है, सिंपल, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 टर्म्स हैं ए बी सी और मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो सिंपल a प्लस सी बाई टू कर दूंगा, मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अगर मेरे पास खाली दो ही टर्म्स हैं a कॉमा बी, राइट, अगर मुझे इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो मैं सिर्फ a प्लस बी, अरिथमेटिक मीन यानी कि इन दोनों के बीच का नंबर, यानी तो क्या करूंगा, a प्लस बी बाई टू कर दूंगा। ईजी है ना। अब देखो इसी ईजी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है, राइट, मिल जाएगा। अब देखो इसी इजी कॉन्सेप्ट से अब इसी इजी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन pth एंड qth टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन बिटवीन rth एंड sth टर्म शो दैट p प्लस q इक्वल्स टू r प्लस s। ठीक है, अब अगर मुझे इसको शो करना है तो किस तरीके से मैं शो करूंगा, देखो मुझे यहाँ पे क्या क्या गिवन है, मुझे ये गिवन है जो आपका pth टर्म है, राइट, और जो qth टर्म है, वो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन बराबर है rth टर्म और sth टर्म का। तो पहले तो मैं pth और qth टर्म का अरिथमेटिक मीन निकालूंगा। तो पहले तो ये देखो, मीन निकालने से पहले आपको टर्म की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए ना। तो मैंने क्या बोला था, अगर आपके पास वैल्यू नहीं गिवन होगी तो आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हो, a प्लस पी माइनस वन टाइम्स डी, है ना, ये इसकी वैल्यू हो गई। qth टर्म अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, a प्लस q माइनस वन टाइम्स डी, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना। चलो अब अगर आप इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हो, राइट, आपने pth और qth टर्म निकाल लिया। अब अगर आपको इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, बाई टू करोगे, राइट। अब बाई टू करने पे क्या होगा, यहाँ पे a प्लस पी माइनस वन डी, a प्लस पी माइनस वन डी प्लस a प्लस q माइनस वन टाइम्स डी बाई टू कर दोगे, आ गया, इन दोनों का मीन आ गया। अब इसी तरीके से जरा आप किसका निकालना है, मुझे rth टर्म का निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्होंने देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं बोला है कि भाई इसका a डिफरेंट होगा, इसका d, a और d के बारे में कोई कमेंट नहीं है, राइट। तो मैं मान के चलूंगा इन दोनों का a और d सेम होगा, a और d का सेम होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे जनरली a और d के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि इसका a फर्स्ट टर्म डिफरेंट होगा, इसका कॉमन डिफरेंस डिफरेंट होगा, राइट, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो मैं अपने एंड से सेम मान के चलूंगा, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका a प्लस आर माइनस वन टाइम्स डी, और ए एस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस
एस माइनस 1 टाइम्स डी। अब इन दोनों का भी अगर अरिथमेटिक मीन मुझे निकालना है तो ए आर प्लस ए एस बाई 2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा आपका ए प्लस आर माइनस 1 टाइम्स डी, प्लस में क्या हो जाएगा ए प्लस एस माइनस 1 टाइम्स डी, बराबर में क्या आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब क्या बोला है, अब ये बोला है कि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अब अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है तो मुझे ये पता है, राइट, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मान लो a बाई 2 बराबर में b बाई 2 लिखा हुआ है तो ये 2 बराबर है एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 2 से 2 तो पहले ही उड़ गया, है ना। अब अगर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, अब हमारे पास क्या बचा, थोड़ा सा कौन सा डिफरेंट ले, वाइट लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, अब मैं उसको ना सबको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या बचेगा a प्लस पी टाइम्स डी माइनस ऑफ डी प्लस ऑफ a प्लस क्या है यहाँ पे क्यू डी माइनस ऑफ डी, राइट। ये किसके बराबर है आपका, ये बराबर है आपका a प्लस आर डी माइनस ऑफ डी प्लस a प्लस एस डी माइनस ऑफ डी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो प्लस ए कैंसिल, प्लस ए कैंसिल, माइनस डी माइनस 2 डी माइनस डी माइनस 2 डी कैंसिल, साफ। क्या बचा, बचा हमारे पास पी डी प्लस ऑफ क्यू डी बराबर में आर डी, राइट, और क्या बचा हमारे पास प्लस में एस डी। अब अगर दोनों तरफ से आप d को कॉमन कर लो तो यहाँ पे क्या बचा p प्लस क्यू टाइम्स में d बराबर में r प्लस एस टाइम्स में d। अब यहाँ से d से d हो गया कैंसिल, एलिमिनेट। क्या बचा क्या बचा आपके पास बचा p प्लस क्यू बराबर में r प्लस एस। यही चीज आपसे पूछी गई थी प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा अरिथमेटिक मीन से देख सकते हो आप क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी, है ना। अब अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका खत्म हो चुका है। अब हम लोग मूव ऑन करने जा रहे हैं किस पे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, तो अब अगेन आप फिर से बहुत ही अटेंटिव मैनर में, हर पहली बात तो एक चीज़ तो जो मैंडेटरी है वो हर वीडियो में बोलता हूँ, यहाँ पे मैं जितनी भी जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ हर चीज़ को आपको एज ए नोट्स के फॉर्म में कॉपी डाउन करते हुए चलना है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी बेसिक चीज़ों में कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप इन नोट्स का रेफरेंस लेके उन सारे डॉट्स को अपने रिजॉल्व कर पाओ क्विकली, राइट। इसी वजह से हम लोग नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। अदरवाइज आप खुद सोच सकते हो क्या जब भी आपको डाउट आएगा तब क्या आप फिर आप इसी वीडियो को आकर के फिर से दोबारा देखोगे, पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम नहीं होता है, राइट। और इतना टाइम आपको वेस्ट करना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसी वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आपको कि नोट्स हमेशा बनाते हुए चला करो। तो अब अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देख लेता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब हमें पढ़ना है, राइट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करूँ, अब अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करूँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब जैसे हम लोगों ने जनरल सीक्वेंस पढ़ा था ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसी तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी होता है। वो क्या है आपका a कॉमा a टाइम्स आर स्क्वायर कॉमा a टाइम्स आर क्यूब। अब ये चलता चला जाता है कहीं nth टर्म तक, ठीक है। अब यहाँ पे जो a है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ये जो सेकंड है राइट ए आर, इसको क्या बोलते हैं अपन, सेकंड टर्म, राइट। यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, थर्ड टर्म। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, रेशियो हमारा कांस्टेंट होता था। हमको यहाँ पे एक कांस्टेंट रेशियो मिलता था। क्या मिलता था, कांस्टेंट रेशियो देखने को मिलता था, है ना। कांस्टेंट रेशियो अपन को यहाँ पे देखने को मिलता था। अब अगर आप देख भी पा रहे होगे, अब अगर आप a को a से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, r। ए आर को ए आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, आर। ए आर स्क्वायर को ए आर क्यूब से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, अगेन आर। और आपसे अगर पूछा जाए कि थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो आप देख पा रहे होगे अगेन आपको अगर थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 3 में से अगर आप 1 को सब्सट्रैक्ट करते हो तो जितने ही कितना आएगा आपके पास 2, राइट।
तो उतने को ही आपको ना, जैसे 2 आया ना, तो आप r के ऊपर वही डिजिट आपको प्लेस कर देनी है, जैसे क्या हो जाएगा r का स्क्वायर, और फिर आपको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूं तो यहाँ पे 4 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा 3, आपको r की पावर बना देना है भाई, और फिर a फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरीके से अगर मैं nth टर्म आपसे पूछ लूँ, अगर मैं आपसे nth टर्म पूछ लूँ तो वो क्या हो जाएगा, आपको n में से 1 सब्सट्रैक्ट करना है, वही आपको r की पावर बना देना है, उसको a से मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पे हमें सिंपली a n की जो वैल्यू निकल करके आई है वो क्या है, a टाइम्स r टू द पावर ऑफ n माइनस 1। ये क्या है आपका nth टर्म का फॉर्मूला है आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का। इतना ईजी है, इतना ईजी है। खामखा आप ना इतना ज़्यादा टेंशन लेकर के बैठे हो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पता नहीं क्या होगा, 11th में पता नहीं क्या होगा। देखो इतना ईजी है, ये चीज़ आपको पैटर्न समझ, देखो बिल्कुल एपी की तरीके है, कोई डिफरेंस नहीं है ना, सेम टू सेम एपी की तरीके है ना। अगर आपको एपी समझ में आई है तो फॉर श्योर ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है ना, तो क्विकली यहाँ पे जैसे हम लोगों ने अर्थमेटिक जैसे हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लाइक nth टर्म, फिर उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला देखा था, यहाँ पे भी उसी तरीके से हम लोग nth टर्म और अब इसके बाद सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम सम ऑफ n टर्म्स का यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉरी प्रोग्रेशन है वो क्या है, ए आर कमा ए आर स्क्वेयर कमा ए आर क्यूब, राइट, सो ऑन, कहाँ तक, ए आर टू द पावर n माइनस 1 तक, ठीक है ना। इस तरीके से है, राइट। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें करना क्या है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम जैसे कि हम लोगों ने सीरीज को फाइंड करने के लिए क्या किया था, राइट, इन सारे सीक्वेंस जितने भी सेट ऑफ नंबर्स है ना सबको जोड़ दिया था। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो वो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, मान लो Sn के बराबर आ जाएगी। क्या हो जाएगा, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस में ए आर क्यूब, राइट, प्लस में कहाँ तक, ए आर टू द पावर n माइनस 1। अब क्या करेंगे, जब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, वहाँ पे हम लोगों ने अब इसका रिवर्स करके ऐड किया था, बट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कांस्टेंट जो हमारा रेशियो है जो कि r है, राइट, उससे अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर अपन r से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपन का ए आर, फिर उसके बाद क्या मिलेगा ए आर स्क्वेयर, फिर क्या मिलेगा ए आर क्यूब, और उसी तरीके से राइट चलते चले जाओगे, राइट। यहाँ पे हमें लास्ट में जा करके क्या मिलेगा भाई, हर टर्म में अपन आर का मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो यानी कि यहाँ पे अगर आप ए आर टू द पावर n माइनस 1 को आर की पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर आर n माइनस 1, भाई बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ए आर टू द पावर ऑफ n, क्या मिला हमें ए आर टू द पावर ऑफ n, है ना। अब क्या करेंगे, अब सिंपली इन दोनों का क्या कर देंगे, हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। अब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे, राइट, अब देखना इन दोनों का जब आप डिफरेंस फाइंड करोगे यानी कि एस एन माइनस आर टाइम्स ऑफ एस एन करोगे, राइट, देखो हमें क्या मिलेगा भाई, ए में से पहली वाली इक्वेशन ये हमारी फर्स्ट है इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड है, फर्स्ट में से हम सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए माइनस ऑफ समथिंग करोगे, राइट, तो क्या करोगे ए यहाँ पे लिख दिया हमने, अब उसके बाद यहाँ पे माइनस, फिर ए आर में से ये माइनस करोगे तो यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे जो सारे टर्म माइनस हो जाएंगे, जब इनको माइनस करते हो साइन चेंज होता है ना, साइन चेंज होगा। तो अब देखो ए आर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ए आर स्क्वायर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ए आर क्यूब प्लस यहाँ पे ए आर क्यूब माइनस, यानी कि सारे के सारे टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट होते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे जो ए आर एन वाला जो टर्म है ना, ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पर लास्ट टर्म हमारा ये है, अब सेकेंड लास्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सेकेंड लास्ट टर्म यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे सेकेंड लास्ट टर्म क्या मिलेगा, सेकेंड लास्ट टर्म जो हमको मिलेगा वो है ए आर टू द पावर n माइनस 1, राइट। अब अगेन भाई ये तो हमारा क्या पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो भाई ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बचा क्या हमारे पास, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा ना, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो यहाँ पे बचा है वो यहाँ पे ये ए बचा है और यहाँ से ए आर टू द पावर n बचा है, ठीक है। और यहाँ पे इसी को हम लोग ऐसे लिख देंगे ए माइनस ए टू द पावर आर, ए आर टू द पावर ऑफ n, इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर एस एन को कॉमन करो तो क्या बच रहा है 1 माइनस ऑफ आर, ये क्या है ए माइनस, अब यहाँ से भी अगर आप ए को कॉमन कर लो
तो क्या बचा आपके पास 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ एन, राइट। तो एस एन की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, ए 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ एन, राइट, अपॉन में 1 माइनस आर। तो हमारे पास ये एक एस एन का फॉर्मूला निकल करके आ गया, राइट। ये हमारे पास एस एन का फॉर्मूला निकल करके आ गया, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग तब कंसीडर करते हैं जब हमारा आर जो है वो पॉजिटिव होता है, जब आर जो है हमारा पॉजिटिव होता है। अगर हमारा आर नेगेटिव हो जाए, अगर हमारा आर नेगेटिव हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में सिंपल मतलब रेशियो की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो उस केस में कुछ नहीं करना है, आर हमारा बस नेगेटिव हुआ है, राइट। तो उसको अपन कैसे लिख देंगे, ध्यान से समझना, एस एन इक्वल्स टू ए आर टू द पावर ऑफ एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। भाई आर पॉजिटिव हो गया है ना, आर पॉजिटिव हो गया, राइट। तो इसको अपन माइनस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे बस जो चेंज आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, वो कुछ इस तरीके से आएगा। फॉर्मूला आपका जो चेंज हो जाएगा वो ए आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। और ये फॉर्मूला हम लोग तब कंसिडर करेंगे जब हमारा आर नेगेटिव होगा, यानी कि 1 से छोटा होगा, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए, ठीक है, तीन फॉर्मूला, यानी कि एन टर्म का हम लोगों ने देख लिया, वो क्या था हमारे पास ए आर टू द पावर एन माइनस वन, और सम के हमने दो फॉर्मूले देखे, राइट, जो कि क्या था, एक हमारे पास ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ एन अपॉन 1 माइनस आर, जब आर हमारा पॉजिटिव होगा, अगर आर नेगेटिव है तो ए आर टू द पावर ऑफ एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, ठीक है ना। चलो, अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है, अब इसके बाद सिंपली अगर एक चीज हम और देखें, जियोमेट्रिक मीन। अब इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 टर्म्स के लिए और 2 टर्म्स के लिए, दोनों के लिए बताऊंगा, ठीक है। सेम है, जैसे अर्थमेटिक मीन निकाला था वैसे ही हम लोग ज्योमेट्रिक मीन भी निकालेंगे। अब देखो, मान लो केस वन में हमारे पास 3 टर्म्स हैं, राइट, 3 टर्म्स हैं। अब वो जो 3 टर्म है हमारे, राइट, मान लेते हैं हमारे पास एक x है, राइट, एक आपका y है, एक आपका z है, और ये तीनों टर्म कुछ इस तरीके से हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को बेसिकली एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये बना रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये 3 टर्म्स बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रूल को फॉलो करते हैं तो मैं ये बोलूँगा इन तीनों का जो रेशियो है वो आपका कांस्टेंट आएगा। अब रेशियो कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि अगर मैं x को y से डिवाइड करता हूँ, राइट, और अगर मैं y को z से डिवाइड करता हूँ तो ये दोनों ही बराबर आएंगे, एज लाइक AP, है ना, जहाँ पे डिफरेंस कॉमन होता था। तो अगर ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है तो यहाँ से क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि y स्क्वेयर बराबर क्या हो जाएगा, x टाइम में z, यानी कि y बराबर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में xz, इस तरीके से बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो, अब मान लो 3 टर्म्स ना दे करके हमारे पास खाली 2 टर्म्स दिए हों, राइट, मान लेते हैं एक हमारा x है, एक हमारा z है, सेम उसी तरीके से, बस कहानी कुछ अलग है, राइट। हमारे पास कोई 2 टर्म है और इन दोनों के बीच में हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इन दोनों टर्म्स के बीच में इस बार हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, मान लेते हैं कि इस बार कोई इन दोनों के बीच का, भाई एज्यूम करना पड़ेगा, राइट, तो कोई वेरिएबल मान लेते हैं वो y होगा जो इन दोनों टर्म्स के बीच में लाई कर रहा होगा, और ये y जो है वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। अब अगर ये y इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है तो अगेन y बाय एक्स जो है वो z बाय वाई के बराबर होगा, तो y स्क्वेयर बराबर एक्स जेड के होगा, तो y बराबर अंडर रूट में एक्स जेड आ जाएगा। इतनी बात आई होप समझ में आ रही होगी, है ना। अगर ये चीज़ क्लियर है, राइट, तो अब जरा ज्योमेट्रिक मीन पे या सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए, अब आपका एपी और जीपी से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल डाउट कोई नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है, राइट। अब बाकी फिर अब आपकी जो और कमांड है, राइट, वो धीरे धीरे तब आपकी इनहेंस होगी जब आप और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैथ्स में सिंपली आप जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो उतनी ही ज़्यादा आपकी कमांड जो है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर और इनहेंस होती चली जाती है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 3, देखो क्या लिखा है, 3 नंबर आर इन जीपी, देयर सम इज देयर, अच्छा यहाँ पे 2 बार लिख दिया मैंने, देयर सम इज 43 एंड द प्रोडक्ट इज 216। अब 3 टर्म हमें लेने हैं, राइट, जीपी में, तो वो कैसे लिखेंगे, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर, कुछ इसी तरीके से 3 टर्म हम ले सकते हैं, ये किसमें, जीपी में। अब अगर ये 3 टर्म हमारे जीपी में है तो इनका सम कितना गिवन है,
ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, इनका सम कितना गिवन है? 43 गिवन है। सम कितना गिवन है? 43 के बराबर है। अब इन तीनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है? 216 के बराबर, यानी कि ए टाइम्स ए आर टाइम्स ए आर स्क्वायर, ये कितना गिवन है? 216 के बराबर गिवन है। ठीक है, अब अगर ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है, राइट, इन दोनों की हेल्प से, राइट, हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, यानी कि हमको ए आर और ए आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें इन दोनों के हेल्प से हम ए और आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, यहाँ से अगर मैं ए को कॉमन करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर में 43, कुछ इस तरीके का मिल गया, राइट। ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को और रीअरेंज करूं तो वो कैसे लिख सकता हूं? वो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई ए आर का होल क्यूब बराबर क्या है? 216 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। भाई ए टाइम्स ए क्या हो जाएगा? ए क्यूब। आर टाइम्स आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर क्यूब। अब जब पावर जब सेम होती है तो कॉमन ले सकते हैं इस तरीके से। अब अगर ए आर क्यूब है तो उसको अपन उस तरफ भेजेंगे तो एक क्यूब रूट हो जाएगा। अब 216 जो है वो किसका क्यूब रूट होता है, या फिर वो किसका क्यूब होता है? ये आपका क्यूब होता है आपका 6 का, राइट। तो यहाँ पे ए आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 6 आ गई। ए आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? आपकी 6 आ गई। अब अगर ए आर की, देखो, अब अगर ए आर की वैल्यू 6 आ गई तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ए की वैल्यू 6/r आ जाएगी। ए की वैल्यू 6/r आ गई। अब वही ए की वैल्यू अगर मैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सी थी, फर्स्ट में अगर आप पुटअप कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? 6/r क्या आ जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर में 43। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब अगर आप इसको ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या हो जाएगा? 6/r प्लस 6 बराबर में 43। भाई जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो 6/r हो जाएगा, यहाँ पे r से r कैंसिल तो खाली 6 बचा, यहाँ पे r स्क्वायर था तो एक r कैंसिल करके खाली 6r बचेगा। ठीक है, अब ये 6 अगर आप उस साइड पे भेजो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6/r प्लस में 6r बराबर में 43 में से जब आप 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 37 बचेगा। यस करेक्ट है, 37 बचेगा, राइट। अब उसके बाद क्या करो, आप यहाँ से एलसीएम लो, तो ये आर का क्या लोगे? जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 6 + 6r बराबर में 37 का आर। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही होगी, राइट। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, 6r² माइनस ऑफ 37r प्लस ऑफ 6 बराबर में 0। 6 होता कितना है? 36। हमको ऐड करने पे माइनस ऑफ 37 चाहिए, राइट। ऐड करने पे माइनस ऑफ 37 चाहिए, तो 36 1 जा 36 होता है और 36 + 1 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6r² माइनस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस ऑफ 36r माइनस ऑफ r प्लस ऑफ 6 बराबर में 0। अब यहाँ से अगर आप 6r को कॉमन लो तो क्या बचेगा यहाँ पे? r माइनस ऑफ 6 माइनस 1 को कॉमन करो तो क्या बचेगा? r माइनस ऑफ 6 बराबर में 0। अब r माइनस ऑफ 6 को अगर आप कॉमन करोगे तो क्या बचा हमारे पास? 6r माइनस में 1। अब यहाँ से मुझे r की दो वैल्यूज मिली, एक तो मिल गई 6, एक मिल गई 1/6। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया, अगर r की दो वैल्यूज हैं तो हमारे पास 2 जीपी आएंगी। ठीक है, अब जरा फाइंड आउट करते हैं। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस सिर्फ और सिर्फ हमको जीपी फाइंड करनी है, जीपी के टर्म्स फाइंड करने हैं। तो एक बार लेकर के चलते हैं, एक केस में लेकर के चलते हैं जब हमारे पास r की वैल्यू क्या होगी? 6। r की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू हम लोगों ने आई थिंक अभी तक फाइंड आउट नहीं की है, राइट। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब r की वैल्यू 6 लोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। a की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब a की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे जो जीपी निकल करके आई 1, ar कितना हो जाएगा? 6 और ar² यानी कि 36 एंड सो ऑन। तो ये 3 टर्म्स आगे निकल करके, राइट। जब आपका r 6 था, a 1 था। अब दूसरा केस क्या है? ये तो आपका केस 1 हो गया। अब दूसरा केस, जब आपका r की वैल्यू 1/6 थी तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब अगर आप r की जगह पे 1/6 रखोगे तो a की वैल्यू 36 हो जाएगी।
तो अगर a की वैल्यू 36 है, राइट, तो a टाइम्स r करोगे वो कितना हो जाएगा 6, करेक्ट है भाई। a की वैल्यू 36 है, अब 36 को 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, 36 को 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे 6। अब देन अगेन आप ए आर स्क्वेयर यानी कि 1/36 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे 1, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको दोनों जीपी मिलेंगी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका बेस्ड है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों पे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है इफ द अरिथमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ m/n एंड, अच्छा ये अरिथमेटिक मीन और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो m/n में गिवन है, तो प्रूव करो कि m प्लस अंडर रूट में m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर इज टू m माइनस अंडर रूट में m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर। देखो हमारे पास दो नंबर है, राइट, मान लेते हैं कोई दो नंबर आपके a और b होंगे, राइट, दो नंबर आपका a और b है। अब अगर इन दो नंबर्स का मैं अरिथमेटिक मीन निकालूं तो वो क्या हमारे पास a प्लस बी बाई 2 नहीं आ जाएगा, और अगर मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूँ तो वो क्या अंडर रूट में ए बी नहीं आ जाएगा, यस और नो, आ जाएगा, राइट, वही हम लोगों ने किया हुआ है यहाँ पे। तो अब अगर हमने अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया है तो अब इन्होंने क्या बोला है कि इन दोनों का रेशियो जो है वो m/n के बराबर है। तो यानी कि a प्लस बी बाई 2, अब जब बाई 2 करोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी बात अब आई होप आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में, इससे पिछले में जितने भी वीडियोस आए हुए हैं इसमें मैंने आपको बताया हुआ है फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपके पास कुछ इस तरीके का फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का यूज करना पड़ेगा। जो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल है ये मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो हमारी आई थिंक 4th या 5th वीडियो है उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, इसमें देखो इसी में हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इस डिनोमिनेटर को एक बार न्यूमरेटर्स में ऐड करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे और उन दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी, एक बार हम लोग प्लस में 2 अंडर रूट में ए बी करेंगे, एक बार a प्लस बी माइनस ऑफ 2 अंडर रूट ए बी करेंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो सेम वही रूल हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, एक बार हम लोग n को प्लस करेंगे और एक बार n को माइनस करेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, ठीक है, दोनों का रेशियो ले लिया। अब क्या करो, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो क्या आपको a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है क्या? अगर आप a को अंडर रूट a का स्क्वायर लिख सकते हो, b को अंडर रूट b का स्क्वायर लिख सकते हो, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है। तो क्या यहाँ पे अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दैट अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में a माइनस ऑफ अंडर रूट में b का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी बन जाएगी, राइट, और यहाँ पे क्या है m प्लस n अपॉन में m माइनस n। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, राइट, तो अब क्या करेंगे, अब सिंपली क्या करना है, देखो इस स्क्वायर को अपन दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b बराबर में क्या हो जाएगा अंडर रूट में m प्लस n अपॉन में इधर क्या है अंडर रूट में a माइनस में अंडर रूट में b अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट में m माइनस n। इतनी बात आ रही समझ में? अब हम क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं, अब अगेन हम एक काम और करेंगे, वो क्या होगा कि अगेन हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोगों ने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया था, राइट, इस पॉइंट पे अगेन हम एक बार फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, एक बार फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। अब क्या होगा, अब हमारे पास न्यूमरेटर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, तो एक बार तो हम प्लस करेंगे अंडर रूट ए माइनस ऑफ अंडर रूट बी को, और दूसरी बार क्या करेंगे अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b लिखा हुआ है उसको अपन माइनस करेंगे माइनस ऑफ अंडर रूट में a, राइट, और माइनस ऑफ यहाँ पे माइनस करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा अंडर रूट में b, ठीक है। अब यहाँ पे सेम उसी तरीके से अगर दूसरी साइड भी करोगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में m प्लस n प्लस में हो जाएगा अंडर रूट में m माइनस n
अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में m प्लस एन लिखा हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा m माइनस एन के बराबर। ठीक है, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, दोनों का रेशियो ले लिया। अब यहाँ पे b से b कैंसिल, यहाँ पे a और a कैंसिल, तो ऊपर बच गया हमारे पास 2 अंडर रूट पे a और नीचे बच गया 2 अंडर रूट में b। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद इधर हमारे पास क्या बचा हुआ है, इधर हमारे पास क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, इसको तो कुछ सॉल्व ऐसे कर नहीं सकते, राइट। यहाँ पे m प्लस एन अपॉन m प्लस एन प्लस अंडर रूट में m माइनस एन अपॉन में अंडर रूट में m प्लस एन माइनस में अंडर रूट में m माइनस एन, ये लिखा है। अब इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो अब एक काम करते हैं, अब इस रूट को इस तरफ भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू बराबर हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट में m प्लस एन प्लस अंडर रूट में m माइनस एन के होल स्क्वायर के अपॉन में b अपॉन, भाई ये वाला रूट भी इस तरफ भेजा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में m प्लस एन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं कुछ सेपरेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हो सकता है मैं आपको बताने में इस तरीके से आपको लग रहा हो कि मैं सेपरेट पहले ऊपर वाला इधर भेज रहा हूँ नीचे वाला इधर भेज रहा हूँ, आप इसको अंडर रूट में a प्लस बी भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे आप इसको अंडर लिखना होल स्क्वायर भी कर सकते हो। अब ये होल स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये होल अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको आप ब्रेक कर सकते हो, राइट। आप इसको ये मत समझना कि मैंने पहले इसको इधर भेजा फिर इसको इधर भेजा, नहीं, मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी है, होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट। इसी तरीके से यहाँ पे होल अंडर रूट लिख सकते थे, इसको अंडर रूट भी a और अंडर रूट b ना लिख करके अंडर रूट में a बाई बी लिख सकते, तो उसको जब उस तरफ भेजोगे तो वो पूरा स्क्वायर हो जाएगा। देन उसके बाद अगेन आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से समझना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, m प्लस एन माइनस में अंडर रूट में m माइनस एन, यहाँ पे हो गया होल स्क्वायर। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर दिख रहा है। अब इसको एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर जब आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि m प्लस एन प्लस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट पे है तो इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा m माइनस एन, राइट। प्लस में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स m प्लस एन और m माइनस एन, 2 टाइम्स वो भी अंडर रूट में। तो अंडर रूट में जो m प्लस एन, यहाँ पे क्या लिख दोगे, m प्लस एन मल्टीप्लाई बाय m माइनस एन, इस तरीके से आप लिख सकते हो, राइट। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे, भाई रूट लगा हुआ है, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, m प्लस एन प्लस में क्या हो जाएगा m माइनस एन, यहाँ पे माइनस ऑफ टू अंडर रूट में m प्लस एन और m माइनस एन। ठीक है, अब यहाँ पे n और n कैंसिल, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, n और n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है a बाई बी, m प्लस m क्या हो जाएगा आपका 2m प्लस ऑफ 2 अंडर रूट में, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे अगेन एक और आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी क्या हो जाएगा, वो होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस ऑफ n स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, m प्लस m क्या हो जाएगा 2m माइनस ऑफ 2 अंडर रूट में, यहाँ पे भी सेम पैटर्न है तो ये भी हो जाएगा m स्क्वायर माइनस ऑफ n स्क्वायर। अब 2 कॉमन करके कैंसिल कर सकते हो, तो a बाई बी की जो आपका वैल्यू आई है वो आया है m प्लस अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस ऑफ n स्क्वायर अपॉन में m माइनस अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हो सकता है आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हुई हो, उसके लिए सॉरी, राइट, बट उसको आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया और आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, AP का ही क्वेश्चन है, राइट, AP का क्वेश्चन है, बट मैंने इसको लास्ट में लिया है बिकॉज मुझे लगा हो सकता है अगर मैं पहले आपको दिखा दूंगा तो आपको थोड़ा सा टफ टाइप का लगे और लगे मैं आपको किस तरीके से करूंगा, इस वजह से मैंने इसको लास्ट में डाला हुआ है। यहाँ पे क्या है, इफ a1 a2 a3 अप टू an आर इन AP, तो प्रूव करो 1 अपॉन a1 a2 प्लस 1 अपॉन a2 a3 प्लस 1 अपॉन a3 a4 प्लस अप टू सो ऑन एंड प्लस लास्ट वाले जो टर्म है प्लस 1 अपॉन an माइनस 1 टर्म और मल्टीप्लाई किया गया an टर्म बराबर है n माइनस 1 अपॉन a1 इंटू an के। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे जो नफ्स पकड़ेंगे इस क्वेश्चन की वो क्या है, किस तरीके से हम लोग शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को सोचना, वो ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन को सोचना किस तरीके से शुरू करेंगे, स्टेप 1 में क्या है, अब अगर हमारे पास
ये A1 A2 A3 अप टू AN, अगर ये AP में गिवन है तो हमें पता है कि जो A1 है यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। अब अगर मैं इसका यहाँ पे D निकालूंगा तो मुझे पता है D क्या होता है, किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म्स का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो वो बराबर हो जाता है, यही हमारा D होता है ना। और अगर हम यहाँ पे nth टर्म की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा A1 प्लस, भाई यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है A1 है ना, इस वजह से मैं A1 ले रहा हूँ, A1 प्लस n-1 टाइम्स D, ठीक है, ये हो गया हमारे पास nth टर्म। इतनी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हमने कर ली। अब हम क्या करने वाले हैं, अब वो समझो, हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है। लिखा क्या है, 1 अपॉन A1 A2 प्लस 1 अपॉन A2 A3 प्लस सो ऑन, यहाँ पे लास्ट टाइम क्या लिखा है 1 अपॉन AN-1 टाइम्स AN, जिसको प्रूव करना है n-1 अपॉन A1 टाइम्स AN, ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे देखो A1 A2 A2 A3 इस तरीके के टर्म हमें रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे सेम देखो, अब अगर आप D को देखो तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं क्या A2 माइनस A1, यहाँ पे देखो A3 माइनस A2 लिख सकते हैं, AN माइनस AN माइनस 1, D टाइप का कुछ दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड पे हमें इससे इसको प्रूव करना है, इस साइड पे D का मल्टीप्लाई D का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जब D का जो मल्टीप्लाई जो न्यूमरेटर में ना उसको अंदर ब्रैकेट के अंदर कर लो, इंसर्ट कर दो उसको ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, अब आप हर जगह आप D को पुट अप कर दोगे, राइट, बिकॉज D मल्टीप्लाई होगा सारे टर्म्स में। तो इस D की जगह भाई D आपका A2 माइनस A1 के बराबर भी है, D आपका A3 माइनस A2 के बराबर भी है ना। तो हर जगह पे टर्म के अकॉर्डिंग हम D की वैल्यूज पुट अप करते चले जाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट टर्म यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा 1 बाई D, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 अपॉन में A1 A2। उसी तरीके से ये सेकेंड टर्म में यहाँ पे जो D आएगा इसको आप ऐसे लिख भी लो 1 बाई D, राइट, ये हो जाएगा D बाय A1 A2, राइट, प्लस में D बाय A2 A3, राइट, प्लस यहाँ पे D बाय AN-1 टाइम्स AN, राइट, इस तरीके से लिख लिया। अब मैं D की जगह पे वैल्यूज को पुट अप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे A2 A3 है तो मैं यहाँ पे क्या A3 माइनस A2 लिख सकता हूँ, अपॉन में क्या है A2 A3 प्लस, अब जो लास्ट में यहाँ पे लिखा है क्या D की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, D की जगह क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ, भाई D क्या है आपका nth टर्म, उसके पहले वाला क्या है n-1 टर्म आएगा, तो AN माइनस 1 टर्म, भाई ये भी तो हो सकता है ना, AN माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ AN माइनस 1 अपॉन में AN माइनस 1 टाइम्स AN, इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे ना हर टर्म का जो डिनोमिनेटर ना उसको ज़रा सेपरेट करो, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई D, यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 बाय A1 A2, राइट, माइनस ऑफ A1 बाय A1 A2, राइट, फिर करो प्लस यहाँ पे A3 बाय A2 A3 माइनस A2 बाय A2 A3, प्लस करो कहाँ तक, अब यहाँ पे क्या करो AN बाय AN माइनस 1 टाइम्स AN माइनस ऑफ AN माइनस 1 अपॉन में क्या करो AN माइनस 1 टाइम्स AN। ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, खाली डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पे देखो A2 से A2 कैंसिल अप हो रहा है, A2 से A2 जो है कैंसिल अप हो रहा है, यहाँ पे A1 से A1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे A3 से A3, यहाँ पे अगेन A2 से A2, यहाँ पे AN से AN, यहाँ पे AN माइनस 1 से AN माइनस 1, क्या बचा 1 अपॉन D, क्या बचा 1 अपॉन A1 माइनस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A2 माइनस 1 अपॉन A3 प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन AN माइनस 1 माइनस में 1 अपॉन AN। अब अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो माइनस A2 प्लस A2, उसी तरीके से माइनस A3 प्लस A3 आएगा, राइट, उसी तरीके से प्लस AN माइनस 1, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है,
राइट। देखो बहुत ध्यान से समझना, जो प्लस है उससे पहले एक माइनस है, यहाँ पे माइनस है उससे पहले एक प्लस है, तो यहाँ पे एक प्लस है उससे पहले एक माइनस है, वो कैंसिल हुआ होगा। तो यहाँ तक ये सारे टर्म एक दूसरे से कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 1/d, अंदर में क्या बचेगा 1 अपॉन में a1 और माइनस ऑफ 1 अपॉन में an, ये हमारे पास लास्ट में फाइनल बचेगा जा करके। अब अगर ये चीज़ हमें समझ में आ गई, यहाँ तक अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो अब देखो अब क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, अब इसी को ही फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 1/d, राइट, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा a1 टाइम्स an, और इधर आ जाएगा an माइनस ऑफ a1। ठीक है, अब जरा मुझे प्रूव क्या करना है, अब देखो प्रूव भी मुझे कुछ इसी तरीके का करना था, क्या करना था, n-1 अपॉन में a1 टाइम an, है ना। अब यहाँ पे a1 an आ चुका है, an माइनस a1 की जगह n-1 रखना है। तो यहाँ पे an माइनस, अच्छा यहाँ पे देखो ये है ना an इक्वल्स टू a प्लस n-1d, यहाँ से अगर हम a1 को उस तरफ लेकर के जाएं तो ये क्या हो जाएगा an माइनस ऑफ a1 बराबर में क्या बचा n-1 टाइम्स d। तो क्या यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे 1/d, तो ऑलरेडी था, ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे, ऊपर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे n-1 टाइम्स d अपॉन में a1 टाइम्स an। अब ये d से d कैंसिल, क्या बचा n-1 अपॉन में a1 टाइम्स an, और यही जा करके हमको लास्ट में प्रूफ करना था, जो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो एपी से भी, राइट, एपी है, हम लोगों ने क्या किया, कोई यहाँ पे कुछ फर्दर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लगा नहीं लगा, बस कैलकुलेशन थी, राइट। तो एपी से भी अब आप जब क्लास 11 में पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट। तो है क्या, अगर आपकी कॉन्सेप्ट पे कमांड क्लियर है, राइट, अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर लोगे, राइट। आप यही चीज़ आप जाकर के क्लास 11th में भी पढ़ते हो, राइट, इतने ही फॉर्मूलेज हैं, बस हो सकता है एक दो वैरायटीज, एक दो टॉपिक्स रखना, सब कॉन्सेप्ट हैं, राइट, कुछ आपके क्वेश्चन से ही डिराइव होते हैं, राइट, वो आप वहाँ पे आप देख सकते हो, आपको देखने को मिलेंगे। बट होगा क्या, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपको देखने को मिलेंगे क्लास 11th में, राइट। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको आपका जो बेस है एपी और जीपी को लेकर के वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, बस आपको इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ऑलरेडी आपका जो बेस है वो इनहेंस, यानी कि जो आपका नॉलेज है इस टॉपिक के ऊपर वो ऑलरेडी इनहेंस होता चला जाएगा। और इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना, राइट। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज करना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है, तो डियर इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।